नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे तेहरान की खामोशी और वॉशिंगटन की सख्त चेतावनी से। पश्चिम एशिया में बड़े टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं देश की सीमाओं पर हालात और सेना की तैयारियों को लेकर आज बड़ा आधिकारिक संदेश सामने आया है। इसके बाद भ्रष्टाचार कानून से जुड़े एक अहम संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा मोड़ सामने आया है। इसके साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में आज एक तीखे बयान ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया और आखिर में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर आज सियासी बहस तेज हो गई है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश की। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने को तैयार, भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने का दावा। यमन में सऊदी अरब और यूएई आमने सामने, ताजा सैन्य ऑपरेशन में यूएई समर्थित गुटों को झटका, क्षेत्रीय टकराव तेज। धुले की एआईएमआईएम रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान, बोले हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, मुसलमानों का भी उतना ही हक। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, एक हफ्ते में 2 बार हुए बेहोश। एमआरआई और मेडिकल टेस्ट हुआ। पिछले साल उपराष्ट्रपति के पद से दिया था इस्तीफा। बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता, बोली कांग्रेस। भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। ईरान इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके चलते सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं। इसी बीच अमेरिका ने 12 जनवरी 2026 को इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं और वॉशिंगटन ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हालात तेजी से तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। जब सन्नाटा जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लीजिए तूफान आने वाला है। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में दिखाई दे रहा है। सड़कों पर अजीब सी खामोशी है, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे, इंटरनेट पूरी तरह बंद है। लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे हैं। हवा में बेचैनी है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आपको बताएंगे कि अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। पिछले करीब 2 हफ्तों से ईरान लगातार सुलग रहा है। देश के अलग अलग शहरों से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सख्त शासन से नाराज जनता खुलकर विरोध कर रही है। जवाब में सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर गोलीबारी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है, ताकि बाहर की दुनिया को असल तस्वीरें ना दिखें। इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। 12 जनवरी 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिक तुरंत देश को छोड़ दें। यह कोई सामान्य ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है, बल्कि यह इशारा है कि हालात कभी भी पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं और अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका की चेतावनी खास तौर पर उन लोगों के लिए और भी डरावनी है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी जो अमेरिकी भी हैं और ईरानी भी। ईरान की सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती। ऐसे लोगों के लिए अमेरिकी पासपोर्ट या अमेरिका से जुड़ा कोई भी रिश्ता गिरफ्तारी, पूछताछ और प्रताड़ना की वजह बन सकता है। परेशानी यह भी है कि ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास नहीं है, यानी अगर कोई अमेरिकी फंस गया तो उसकी मदद के रास्ते लगभग बंद हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आसमान का रास्ता भी मुश्किल होता जा रहा है। लुफ्तांसा, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 26 जनवरी तक ईरान के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग दुनिया से कट गया है। अब अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है,
अब अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कि अगर फ्लाइट नहीं मिल रही तो सड़क के रास्ते तुर्की या आर्मेनिया से निकलने की कोशिश करें। यानी सुरक्षित निकलना भी अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इधर वॉशिंगटन से जो संकेत आ रहे हैं वो हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने रेड लाइन पार की तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभी भले ही बम नहीं गिर रहे हों, लेकिन फैसले की दिशा उसी तरफ जाती दिख रही है। अमेरिका पहले ही ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। यानी राजनीतिक दबाव, आर्थिक सजा और सैन्य चेतावनी तीनों एक साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की सरकार विरोध को दबाने के लिए पूरे देश को डिजिटल अंधेरे में धकेल चुकी है। दुनिया देख तो रही है, लेकिन सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि ईरान के अंदर क्या होगा, असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को अपने नागरिकों को इस तरह तुरंत बाहर निकालने को कहा जाता है तो उसके बाद अक्सर बातचीत नहीं, हथियार बोलते हैं। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन वॉशिंगटन की खामोशी उससे भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि जंग अक्सर शोर से नहीं, ऐसी ही खामोशी से शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये भारत की सुरक्षा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा स्थिर है, लेकिन पश्चिमी मोर्चा और जम्मू कश्मीर संवेदनशील बने हुए हैं। सेना ने वर्ष 2025 में 31 आतंकियों को निष्क्रिय किया, जिनमें अधिकांश पाकिस्तानी मूल के थे। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दुस्साहस का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। आज नई दिल्ली से रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति पर स्पष्ट बयान दिया है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये भारत की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि भारत चीन सीमा पर स्थिति फिलहाल स्थिर है और नियंत्रण में है, लेकिन 10 मई के बाद से पश्चिमी मोर्चे और जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है। सेना प्रमुख ने अपने बयान में वर्ष 2025 की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बताया कि गत वर्ष सेना ने 31 आतंकियों को निष्क्रिय किया, जिसमें लगभग 65% पाकिस्तानी मूल के थे, और इस अभियान में पहलगाम में हुए गंभीर हमलों में शामिल आतंकियों को भी शामिल किया गया। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भविष्य में किसी भी तरह से दुस्साहस या चुनौती का भारत सशक्त और निर्णायक जवाब देगा। उनका संदेश दुश्मनों के लिए सीधा और सशक्त था कि भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति बनाने और लागू करने में विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग के लिए सराहना भी की। ये बताते हुए कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश ने मिलकर सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। Through various initiatives as part of JAI, that is Jointness Atmanirbharta Innovation Clarion Call given by Honorable Prime Minister in September 25, Year of Reforms given by Honorable Raksha Mantri in January 2025, and Indian Army's own Decade of Transformation, we can be justifiably very satisfied with the progress made during the year 2025. विशेष रूप से उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर राजनीतिक दिशा निर्देशों के तहत स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की। लोकव्यापी चिंता के बीच ये कहना भी जरूरी है कि विशेषज्ञों और आधिकारिक स्रोतों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फैल रही कई अफवाहों और गलत वीडियो क्लिपों को खंडित किया है और लोगों में सत्यापित सूचना पर भरोसा रखने की अपील की है। देश की सुरक्षा को लेकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश देती है कि सेना हर मोर्चे पर सतर्क और सक्षम है। जम्मू कश्मीर और सीमाई इलाकों की स्थिति नियंत्रण में है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और देश की सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार कानून की धारा 17A पर सुनवाई के दौरान स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। इससे मामला अब बड़ी बेंच को सौंपा गया है। न्यायमूर्ति BV नागरथना ने इस धारा को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में बाधक बताते हुए असंवैधानिक बताया, जबकि न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने इसे ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। हालांकि उन्होंने अनुमति देने का अधिकार स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपने का सुझाव दिया। दोनों की अलग अलग राय के चलते अब अंतिम फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भ्रष्टाचार कानून की धारा 17A पर बड़ा फैसला सुनाया है। आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्प्लिट वर्जन यानी विभाजित राय दी है, जिससे मामला अब एक बड़े बेंच के सामने जाएगा। धारा 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2018 में जोड़ी गई थी और इसके तहत ये कहा गया था कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी बिना पहले से नोटिस दिए या मिलने पर जांच या पूछताछ नहीं की जा सकती। आज की सुनवाई 2 शीर्ष न्यायाधीशों के बीच हुई। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन, इन दोनों के फैसले इस पे विवादित रहे। अदालत ने इस पर एक मत निर्णय नहीं दिया और दोनों न्यायाधीशों के अलग अलग विचार सामने आए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A संवैधानिक रूप से गलत है और ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य के खिलाफ जाता है। उनके अनुसार ये प्रावधान जांच को रोकता है और दुर्भावनापूर्ण मामलों को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि बिना अनुमति के जांच शुरू ही नहीं हो सकती। उन्होंने इसे भ्रष्ट अधिकारियों को छूट देने वाला बताया। तो वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि धारा 17A का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को गलत आरोपों से बचाना है और इसे पूरी तरह रद्द करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे हटाया जाता है तो ये ऐसा होगा जैसे बच्चे को नहलाने के पानी के साथ फेंक देना, यानी इलाज बीमारी से भी बुरा। इसके बावजूद उन्होंने सुझाया कि अनुमति संबंधित निर्णय सरकारी अधिकारियों के बजाय स्वतंत्र संस्थाओं जैसे लोकपाल या लोकायुक्त को करना चाहिए। इन दोनों न्यायविदों की विभिन्न राय के कारण कोर्ट ने मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा है, ताकि एक बड़ी बेंच इसका अंतिम फैसला सुना सके। ये कदम भ्रष्टाचार कानून और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस विवादित धारा 17A के बारे में बहस पहले से ही जारी थी कि क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने वाला है या क्या ये न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखता है। आज का स्प्लिट वर्जन इस विषय पर और बड़े संवैधानिक बहस का रास्ता तैयार करता नजर आ रहा है। धुले में आयोजित AIMIM की रैली में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है और ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। उन्होंने वोट की ताकत, संविधान और एकजुटता पर जोर देते हुए सत्ता पक्ष पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी BMC चुनाव के लिए पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट देने की अपील की। 227 सीटों वाली BMC के लिए सभी प्रमुख दल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कर रहे हैं ना, मेरे बस्तियों में बुलडोजर चला के, मेरी अज़ा को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया और उसको अपनी आवाज बनाया। यार जब होगा तो हम बताएंगे, देखो हमने बल्दिया के इलेक्शन में वोट दिया था। जुल्म कर ले ऐ जालिम, तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही यहाँ के मुसलमानों का भी है। महाराष्ट्र की सियासत में ये तीखा और असरदार बयान AIMIM विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सामने आया है, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। सोमवार 12 जनवरी को महाराष्ट्र के धुले शहर के वडजाई रोड मैदान में AIMIM की एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की भीड़, कड़े सुरक्षा इंतजाम और मंच से आक्रामक तेवर दिखाई दिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, बल्कि वोट की ताकत और संविधान की अहमियत भी समझाई। ओवैसी ने कहा कि वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं, बल्कि आपकी इज्जत, आपके हक और आपकी बस्तियों की खुशहाली की गारंटी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही मुसलमानों का भी है।
अपने भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवाल पीछे छूट जाते हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी आड़े हाथों लिया। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने इसे चुनावी चंदे के नाम पर बड़ी लूट करार दिया है। अपने भाषण के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने एकजुटता का भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से दीजिए, लेकिन मुसलमानों को जोश के साथ होश भी चाहिए। अगर हम संगठित नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे तहरीर का अगर कोई पैगाम है तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मेरा पैगाम। नफरत का जवाब नफरत से देना जरूरी नहीं है। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। उन्होंने साफ किया कि AIMIM सिर्फ चुनाव जीतने नहीं बल्कि लोगों के हक की आवाज बनने आई है। भाषण के अंत में मकर संक्रांति और पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग का जिक्र करते हुए उन्होंने धुले की जनता से अपील की कि मतदान के दिन सिर्फ 15 मिनट निकालें और पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को जीत दिलाएं। आपको बता दें कि रैली महाराष्ट्र की बड़ी सियासी लड़ाई ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव के लिए बेहद मायने रखती है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोगों से पतंग के निशान पर वोट करने की अपील की। उन्होंने मुसलमान वोटरों से कहा कि वो पतंग का बटन दबाएं और उस पार्टी को ना आने दें जो मस्जिदों को छीनना चाहती है। उन्होंने BJP पर भी जमकर निशाना साधा। के दुश्मन है, पतंग के निशान पर बटन दबेगा, इसलिए दबेगा कि हम उस पार्टी को वोट नहीं दे सकते, ना उसके नापाक मंसूबों को कामयाब होने देंगे जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दरमंदाना आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जमहूरी तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और याद रखिए, बीजेपी भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र, आपको बता दें BMC देश की सबसे अमीर नगर पालिका मानी जाती है, जहां कुल 227 सीटें हैं और जिसका बजट कई राज्यों से भी ज्यादा है। अब तक BMC पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बीजेपी, शिवसेना के दोनों गुट, कांग्रेस, NCP और AIMIM सभी पार्टियां मुंबई और शहरी वोट बैंक पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। धुले की ये रैली साफ संकेत देती है कि AIMIM BMC चुनाव में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। महाराष्ट्र में चुनावी पारा चढ़ चुका है, बयान तीखे हैं, दावे बड़े हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। वोट से सत्ता बदलेगी या सियासत की दिशा, आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहें भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ईडी की छापेमारी ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर और प्रमुख के घर पर हुई कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। टीएमसी ने इसे राजनीतिक जासूसी बताया और कोलकाता हाईकोर्ट में जब्त चुनावी डेटा लौटाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को कानून के तहत बताया। देखिए रिपोर्ट। देश भर के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इन छापेमारियों के टाइमिंग और पैटर्न से चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है, क्योंकि सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 2026 के चुनाव करीब हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा पश्चिम बंगाल का मामला, जहां ईडी ने आईपैक के कार्यालयों में और उनके प्रमुख के घर पर छापेमारी की। ये कंपनी राजनीतिक रणनीति और चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा मानी जाती है। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और फाइलें लेकर निकलते भी नजर आईं, जिससे मामला और राजनीतिक और गर्म हो गया। इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक जासूसी और विपक्ष की रणनीतिक डेटा को हथियाने की कोशिश बताया, जबकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस कदम को लोकतंत्र की अवमानना बताया है।
सिर्फ बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी ईडी की जांच और छापेमारी की कार्रवाई ने चुनावी रणनीतियों और पार्टियों पर दबाव की तस्वीरें पेश की है। इन राज्यों में पार्टी कार्यालयों और व्यावसायिक ठिकानों पर ईडी की टिकाऊ जांच ने राजनीतिक गतिरोध को और बढ़ा दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई न्यायिक जांच है या चुनावी रणनीति पर दबाव। इसी बीच टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसमें ईडी से जब्त की गई गोपनीय चुनावी दस्तावेजों और डाटा को लौटाने की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि ईडी ने मतदान संबंधी और रणनीतिक डेटा को बिना वैध अधिकार के कब्जे में लिया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस पैटर्न को चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता के रूप में देख रहे हैं। पिछले वर्षों से भी विभिन्न राज्यों के चुनाव से पहले ईडी और अन्य एजेंसियों के कदमों ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। हालांकि हर बार इसका अंतिम असर मतदाता फैसले पर ही पड़ा। अब राजनीतिक दल अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, कोर्ट में मुकदमों की राह चुन रहे हैं और चुनावी मैदान में ईडी की सक्रियता को एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे ईडी छापेमारी विवाद का राजनीतिक असर बड़ा मोड़ ले सकता है। तो आज के इस बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।